हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ अपूर्व अनुभव। सबसे पहले पाठ के बारे में। तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो-चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। तो आइए सबसे पहले पाठ की आदर्श प्रस्तुति। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो-चान के माता पिता को था, न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हरेक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहनुबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी-चान को पोलियो था। इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो-चान ने मां से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने मां की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो-चान से नहीं रहा गया। मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पे चढ़ने देने वाली हूँ। जब तोतो-चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी-चान उसे मैदानों में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी-चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो-चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी-चान ने तोतो-चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो-चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी-चान भी हंसने लगा।
तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। हाँ, कोशिश करता हूँ। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे, वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वो उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वो क्या? वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। ये डगमगाएगी नहीं। ठीक है, ठीक है। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा।
उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, लाओ अपना हाथ दे दो। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्काया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? और नहीं तो क्या। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है। अच्छा? उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। वो क्या होता है? यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वो कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। अच्छा? हाँ, वो कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। हाँ, अच्छा। और क्या बताया तुम्हारी बहन ने? उसने कहा, तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चलकर नहीं जा सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने तो तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। प्रश्न अभ्यास। यासुकी चान को अपने पैर पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, जबकि जापान के शहर तोमोए में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था। तोतो चान जानती थी कि यासुकी चान आम बालक की तरह पेड़ पर चढ़ने के लिए इच्छुक है, अतः उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। प्रश्न संख्या 2। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के लिए तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। तोतो चान का अनुभव, तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी और खुश होती थी, परंतु आज पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे प्रसन्नता के साथ साथ अपूर्व आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त हुई। यासुकी चान का अनुभव,
यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उसकी मन की इच्छा पूरी हो गई। उसने पेड़ पर चढ़कर दुनिया को निहारा। प्रश्न संख्या 3 पाठ में खोज कर देखिए। कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था? वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा? आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति बदलने के कारण क्या हो सकता है? सूरज का ताप उन पर तब पड़ रहा था जब तोतो चान और यासुकी चान एक तिपाई सीढ़ी के द्वारा पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच रहे थे। बादल का टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। जब तोतो चान अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ बदलने के कारण, मेरे अनुसार दोनों मित्रों के प्रति प्रकृति की सहृदयता थी। प्रकृति भी चाहती थी कि दोनों बच्चे अपने अपने प्रयास में सफल हों। प्रश्न संख्या 4 यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि एक तो यासुकी चान पोलियो से पीड़ित था और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। दूसरा, तोतो चान बहुत जोखिम उठाकर अपने माता पिता को बिना बताए उस पेड़ पर चढ़ा पाई थी, परंतु शायद वह दोबारा ऐसा कभी ना कर पाए। तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का प्रयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? हम कुछ ऐसे कार्यों के लिए कठिन परिश्रम और बुद्धि का प्रयोग करना चाहेंगे जिससे हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। प्रश्न संख्या 6 अपनी मां से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीची क्यों थी? उसका झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए अपनी मां से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीची थी। प्रश्न संख्या 7 यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की एक सूची बनाइए। ऐसी जगह हैं निजी और सरकारी अस्पतालों में, बस अड्डों, रेलवे स्थानकों, विमानतलों, शॉपिंग मॉलों व मेट्रो रेल जैसे स्थानों में शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने के लिए विशेष रैंप और लिफ्ट की सुविधाएं दी जाती हैं। भाषा की बात। द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। दो और शाखा। दो द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहां से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती हैं। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाले शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है 3। इसी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द का उपयोग अक्सर होता है। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियां इसी संख्या के नामों से कुछ मिलती जुलती हैं, जैसे हिंदी का 8, संस्कृत अष्ट और अंग्रेजी 8। तो इसको आप अपने कक्षा अध्यापक की सहायता से पूरा करेंगे। धन्यवाद।